नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, त्योहारों का मौसम है और ऐसे में मन करता है कि हम घर की साज सज्जा पर खास ध्यान दें। और जब बात साज सज्जा पर आती है तो पहला ध्यान जो जाता है वो फर्नीचर पे जाता है। भाई, पुराना फर्नीचर है उसको निकालो, नए मॉडर्न जमाने का अप टू डेट फर्नीचर, जो स्मार्ट फर्नीचर भी कह सकते हैं, उसको लेकर के आओ। उससे घर की लुक बदल जाती है। इसी को एक विषय अनुसार रखते हुए आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी के साथ फर्नीचर एंड वास्तु विषय पर बातचीत करेंगे। खास तौर पर रेजिडेंशियल फर्नीचर पर बातचीत होगी। आइए सबसे पहले हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी छेलाबड़ा जी का स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी। देखिए, त्योहारों का मौसम है और ज़ाहिर है कि हर कोई चाहता है कि घर खूबसूरत लगे। इससे पहले कि हम मेहमानों को बुलाएँ, दोस्तों को बुलाएँ, दिवाली का मौसम है, फिर थैंक्सगिविंग आ रहा है, नया साल आने वाला है, तो बहुत कुछ लाइन्ड अप है, लोगों की गेस्ट लिस्ट लाइन्ड अप है, फिर वो कुछ पार्टीज़ अपने घर में होस्ट कर रहे हैं, कुछ लोगों के घर में जा रहे हैं। ऐसे में पहला ध्यान जो जाता है वो फर्नीचर पे जाता है, बिकॉज़ फर्नीचर जो है ना पूरे घर की लुक को बदल सकता है। जी, क्या कहेंगे हमारे आज के विषय के बारे में, फर्नीचर एंड वास्तु पर? बहुत अच्छा विषय है। दिवाली की जब शुरुआत होती है तो सबसे पहली बात आदमी अपने घर की साज सजावट पे ही फोकस करता है और फर्नीचर जो है वो ही आपके घर की साज सजावट को एक दूसरा निखार देता है, उसको एक स्पेशल लुक देता है। फर्नीचर सिलेक्शन से कई बार आपकी लाइफस्टाइल और आपकी लिविंग स्टाइल भी पता चलती है। कुछ लोगों को एंटीक फर्नीचर पसंद है, कुछ लोगों को मॉडर्न कंटेम्पररी फर्नीचर पसंद है, तो हर एक के अपने अपने टेस्ट होते हैं। अमेरिका के अंदर मैंने देखा है कि जब कभी आप प्रोडक्शन बिल्डर का घर लेते हो तो उन्होंने यूएस के लाइफस्टाइल के हिसाब से कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर जो होता है वो पूरा अमेरिकन स्टाइल का होता है। फॉर्मल लिविंग, फॉर्मल डाइनिंग, फैमिली रूम। तो यहाँ पे जितने लोगों से मैं काम करती हूँ उसमें काफी सारे इंडियन लोगों के पास ये सवाल मैंने सुना है कि भैया घर तो मेरा कंटेम्पररी है, लेकिन मुझे तो अपने फैमिली रूम के अंदर इंडियन झूला अच्छा लगता है, स्विंग अच्छा लगता है, मेरे को तो अपने घर में इंडिया से कुछ फर्नीचर लाकर यहाँ पे रखना है। ऐसा काफी सारे लोग करते हैं। तो आज का विषय हमारा जो है कि फर्नीचर वास्तु के हिसाब से आइडियल किसको मानेंगे, किस तरह का फर्नीचर बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए जिसको वास्तु मान्यता नहीं देता है और उसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, और फर्नीचर के कलर्स कॉम्बिनेशन, उसका मटेरियल, वो सब चीजों के बारे में वास्तु शास्त्र किस तरह से आपको मान्यता देता है। रेसिडेंशियल फर्नीचर सिलेक्शन में वास्तु के बारे में जितनी ज्यादा से ज्यादा अधिक जानकारी है वो मैं आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से देने की कोशिश करूंगी। पल्लवी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हम क्या पहनते हैं, क्या खाते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह के माहौल में रहते हैं, क्या सुनते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, घर की साज सज्जा को किस तरह से रखते हैं, वो हमारी पर्सनालिटी, वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है। तो बिल्कुल सही कहा आपने। और खास जब साज सज्जा पर, फर्नीचर पर बात हो रही है, तो इस बात को समझना होगा कि वास्तु इसमें विशेष रूप से अपना योगदान देता है, हमें कदम कदम पर सलाह देता है कि भाई किस तरह का फर्नीचर लिया जाए। भले ही किसी का टेस्ट अलग हो, भले ही कोई ट्रेडिशनल चाहता हो, कोई कंटेम्प्ररी चाहता हो, कोई एंटीक चाहता हो, वो एक अलग बात है। लेकिन वास्तु अनुसार कि वो कितना हैवी हो, कितना बल्की हो, कितना लाइट हो, उन चीज़ों को भी ध्यान में रखना, और फिर शायद क्या कलर्स हो, किस मटेरियल का बना हुआ हो। तो ये तमाम पहलू मैं गुजारिश करूँगा कि आप आज के एपिसोड में कवर करें। थोड़ा एक-एक करके हमें समझाएँ कि फर्नीचर और वास्तु में किन-किन पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, और क्या कमरे के साइज़ के हिसाब से या घर की स्क्वायर फुटेज के हिसाब से भी इस पर ध्यान देना चाहिए? थोड़ा वो भी गाइड कीजिए। सबसे पहले फर्नीचर सिलेक्शन में मैं आपको कुछ ऐसी बातें कहना चाहूंगी जो मैंने अपने केस स्टडी में बहुत ज्यादा देखी है कि कई बार हम वेबसाइट पे होते हैं, स्टोर में जाते हैं, तो हमें कुछ फर्नीचर काफी अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे अभी आपने कहा कि घर के स्क्वायर फीटेज के हिसाब से, इसका मतलब ये होता है कि कई बार हमें काफी अच्छे बेड पसंद आ जाते हैं, वो काफी बड़े होते हैं, और बेडरूम की साइज जो होती है उसमें वो फिक्स तो हो सकते हैं लेकिन बहुत ही कोजी लुक देते हैं और बहुत ही टाइट सिचुएशन में वो बेडरूम के अंदर आ जाते हैं, आसपास चलने तक की जगह नहीं रहती है। जी, जी। तो सबसे पहला फर्नीचर सिलेक्शन में किसी भी और टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूंगी
कि जहां मर्जी आप फर्नीचर को सिलेक्ट करो, लेकिन पहली प्रायोरिटी है घर के स्क्वायर फीटेज। जिस कमरे में आप उस फर्नीचर को खरीद के रखना चाहते हो, उस कमरे की स्क्वायर फीटेज के हिसाब से फर्नीचर रखने के बाद भी वहां पे एयर सर्कुलेशन का फ्लो रहे, आने जाने के लिए सफिशिएंट वहां पे स्पेस मिले, आप कंफर्टेबली उस फर्नीचर के आसपास घूम सकते हो, वहां पे फर्नीचर के रखने के बाद बहुत ज्यादा कोजी हो जाए, वहां पे आपके पास कमरा लिविंग रूम का पड़ता हो, फैमिली रूम का पड़ता हो, ऑफिस का स्टडी एरिया पड़ता हो, बच्चों का बेडरूम पड़ता हो, लेकिन रूम के हिसाब से फर्नीचर को सिलेक्ट करना चाहिए। रूम्स की स्क्वायर फीटेज से बहुत ज्यादा हैवी फर्नीचर वास्तु के हिसाब से नहीं सिलेक्ट करना चाहिए, जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन भी क्रिएट हो सकती है। इसीलिए वास्तु रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रॉपर्टी में एक बात बराबर कहता है कि जहां कहीं आप फर्नीचर रखना चाहते हो उसके स्क्वायर फीटेज के हिसाब से फर्नीचर को रखो, और रखने के बाद आसपास स्पेस होनी चाहिए, और इतना ज्यादा भरा भरा फर्नीचर भी नहीं होना चाहिए कि एक कमरे के स्क्वायर फीट के हिसाब से आपने वहां पे ड्रेसिंग टेबल भी रखा है, चेस्टर भी रखा हुआ है, टीवी स्टैंड भी रखा हुआ है, मास्टर बेडरूम का बेड भी रखा है, और उसके बाद आपने वहां पे कोई भी तरह का जो भी अलग अलग तरह के मार्केट में अलग अलग तरह के फर्नीचर आते हैं उसमें उसको इतना पूरा भरा पड़ दिया कि वहां पे डैन में सोफा भी रखा है। तो इतनी सारी चीज जब आप खरीदने जाते हो और एक सेट बना हुआ हो, लेकिन अगर आपके रूम में वो नहीं आता हो तो उसमें से कुछ चीजों को निकाल दीजिए, और जितना आपके पास स्क्वायर फीटेज के हिसाब से आपका रूम अप्रूव करता है उतना ही फर्नीचर खरीदना चाहिए, ज्यादा हैवी फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए। चलिए कुछ मटेरियल के बारे में बात करते हैं, यहाँ से आगे कुछ ये समझा जाए कि किस तरह के मटेरियल को प्राथमिकता देनी चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। वास्तु के बारे में बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये है कि अगर हम इंटीरियर का वास्तु घर में अप्लाई करेंगे, फर्नीचर सिलेक्शन का वास्तु अप्लाई करेंगे, तो अगर वास्तु शास्त्र के हिसाब से आपने घर बनाया है, दिशा आपने सही ली है, तो फिर इस सब की क्या जरूरत है। और अगर फर्नीचर सिलेक्शन करना हो तो आजकल मार्केट में बहुत ज्यादा लेदर का फर्नीचर आता है, टेपेस्ट्री का बना हुआ फर्नीचर आता है, तो लेदर तो वास्तु में रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वास्तु के हिसाब से लेदर फर्नीचर को घर में अलाउड नहीं किया जाता। वास्तु के नियम के अनुसार जो रियल लेदर होता है, उस रियल लेदर का फर्नीचर कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन आजकल मार्केट में जितने भी लेदर के बने हुए फर्नीचर आते हैं वो सारे मैन मेड लेदर है, वो सब रियल लेदर नहीं होते हैं। तो अगर मैन मेड लेदर होता है तो आप कहीं पे भी रख सकते हो। रियल लेदर का मतलब होता है कि काऊ का लेदर है या अलग अलग तरह के एनिमल के बने हुए लेदर है, तो उसका अगर आप फर्नीचर खरीदने जाते हो तो उसकी कॉस्ट होती है बहुत एक्सपेंसिव हो जाती है। तो जब कभी हम लेदर के बारे में सुनते हैं मार्केट में, और अगर हम लेदर फर्नीचर को खरीदना चाहते हैं, तो हमें सिर्फ इतना पता करना है कि भैया ये रियल लेदर का बना हुआ है कि मैन मेड लेदर का बना हुआ है। अगर वो मैन मेड लेदर का बना हुआ है तो फिर आप कोई भी लेदर फर्नीचर घर में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टेपेस्ट्री बाय कर सकते हो, लेदर बाय कर सकते हो, अगर आपने कुछ ट्रेडिशनल बाय किया और अगर पूरा वुड उसका लुक है तो वो बाय कर सकते हो। डाइनिंग टेबल के बारे में भी बहुत सारे मिथ्स मार्केट में है कि अगर हम वास्तु के हिसाब से डाइनिंग टेबल को परचेस करते हैं तो सिर्फ लकड़ी का हो सकता है। तो एज ए वास्तु कंसल्टेंट फर्नीचर सिलेक्शन के लिए मैं कहना चाहूंगी कि फॉर्मल डाइनिंग एरिया में और नुक एरिया में, जहाँ पे हम डेली अपना ब्रेकफास्ट और नाश्ता वगैरह करते हैं, तो नुक एरिया में अगर हमें वास्तु के हिसाब से फर्नीचर बाय करना हो तो हम वुड विद ग्लास का बाय कर सकते हैं। वुड एंड कंप्लीटली पूरा वुड फिनिश आपको करना है तो बाय कर सकते हो। वुड विथ स्टोन का बाय कर सकते हो। यहाँ पे कुछ बातें दिशाओं के साथ सिलेक्शन के साथ जुड़ी हुई है। अगर आपका फॉर्मल डाइनिंग एरिया और नुक एरिया वेस्ट यानी पश्चिम दिशा और नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य दिशा का बना हुआ हो, तो उस कंडीशन के अंदर आप अपना डाइनिंग टेबल जो है वो मेटल विथ वुड या मेटल विथ ग्लास का सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के अलावा और किसी भी दिशा का बना हुआ आपका डाइनिंग एरिया और नुक एरिया हो तो आप वहां पे ग्लास विथ वुड या सिर्फ वुड या वुड विथ स्टोन का बना हुआ डाइनिंग टेबल चूज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये बात जरूर आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और किसी भी वजह से अगर आपका किचन एरिया नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान दिशा का बना हुआ हो तो उस कंडीशन के अंदर वहां का जो फर्नीचर का जो मटेरियल होता है उसमें कोशिश करनी चाहिए कि वुड का बना हुआ ज्यादा हो और वुड विथ ग्लास का हो। अवॉइड करना चाहिए वुड विथ मेटल और अवॉइड करना चाहिए वुड विथ स्टोन। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा का बना हुआ कोई भी कमरा हो, स्टडी रूम हो, किचन हो, मास्टर बेडरूम हो, तो वहां पे स्टोन का बना हुआ फर्नीचर सिलेक्ट नहीं किया जाता है।
वास्तु प्रिंसिपल के हिसाब से वुड यानी कि लकड़ी का बना हुआ फर्नीचर वहां पे सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। तो कुछ बातें दिशाओं की है। दिशाओं में आपको दो बातों को ध्यान में रखना है। वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है और नॉर्थ ईस्ट के रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है। उसके अलावा बाकी की तमाम दिशाओं में समांतर स्तर पे आपको जिस तरह की पसंदगी हो, जो भी चॉइस हो, जिस तरह का आपका टेस्ट हो, उस तरह का फर्नीचर आप सिलेक्ट कर सकते हो। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि मटेरियल सिलेक्शन के बाद शेप ऑफ द फर्नीचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। मटेरियल की जानकारी आपसे प्राप्त करी, ब्रेक के उस पार शेप पर बातचीत होगी। दर्शकों, आप हमारे साथ बने रहिए, बहुत जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक से पहले बातचीत हुई कि फर्नीचर का मटेरियल किस तरह का हो, दिशा अनुसार आपने वो गाइड किया। और उस वक्त मेरे ध्यान में जो सवाल ये आ रहा था कि कुछ मटेरियल और फर्नीचर ऐसे भी होते हैं जो देखने में बहुत बल्की होते हैं लेकिन वजन में बहुत हल्के होते हैं, और कुछ ऐसे जो वजन में बहुत भारी होते हैं लेकिन देखने में हल्के लगते हैं, मतलब विपरीत परिस्थिति। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, शेप ऑफ द फर्नीचर पर भी आपसे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। लेकिन ये जो वेट है फर्नीचर का, वो कितना मायने रखता है? मैं आपको इसके बारे में एक केस स्टडी, दो अलग अलग बातों को बताना चाहूंगी। न्यूयॉर्क में मेरे क्लाइंट है, उनका रियल एस्टेट का बहुत बड़ा काम है। उन्होंने अपने हिसाब से अपने लिए एक घर सिलेक्ट किया था और जो उनकी वाइफ को पसंद था वो सारा फर्नीचर उन्होंने अपने हिसाब से सिलेक्शन किया था। घर का जो डाइनिंग टेबल था, एक दिन दोपहर में सारे लोग सो रहे थे और उनकी जो क्लीनिंग लेडी थी वो वहां पे काम कर रही थी, साफ सफाई कर रही थी। वो डाइनिंग टेबल के शैंडलियर के ऊपर क्लीनिंग कर रही थी। वो वहां पे नहीं थी, बस साइड में खड़े रहकर वो सब सारी चीजें क्लीन कर रही थी। अचानक पता नहीं कैसे हादसा हो गया कि जो पूरा ग्लास का बना हुआ फर्नीचर का जो डाइनिंग टेबल था ग्लास विथ वुड का, वो पूरा टूट गया और वो ब्रेक होके गिर गया। और वो लड़की के जो लेडी काम कर रही थी, क्लीनिंग लेडी, उसके पैरों में उसको चोट लग गई। तो एक इंसिडेंट बन गया, क्योंकि आपके घर में कोई काम कर रहा है, एक्सीडेंट बन गया। आप जानते हो कि अमेरिका में वो बात कितनी बड़ी हो जाती है। ये एक केस स्टडी के बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। उसी तरीके से दूसरे क्लाइंट ऑरलैंडो में है, उनके घर का एक लिविंग रूम था। लिविंग रूम के अंदर उन्होंने सोफा सेट के बीचों बीच में एक सेंटर टॉप जो होता है, सेंटर टेबल होता है, वो खरीदा था। वहां पे उनका बच्चा खेल रहा था, 1.5 ईयर ओल्ड। वो बेबी खेल रहा था वहां पे, और जो सेंटर आइलैंड का जो पूरा ग्लास का बना हुआ टेबल था वो पूरा गिर गया, टूट गया और बच्चे को चोट लग गई। ये दो हिस्से मैं आपके साथ दो केस स्टडी शेयर करती हूँ। पहले वाले केस में तो लॉ सूट और लीगल इश्यू आ गए। दूसरे वाले केस में उनका खुद का बच्चा था तो माता पिता डर गए। ये दोनों कंडीशन में मेरी उनके साथ बातचीत ऐसे हुई कि भैया घर में क्या है, क्यों इस तरह की बातें बन गई। यहाँ पे आप देखेंगे कि शुरुआत ही वास्तु की फर्नीचर के प्रॉब्लम की वजह से ही हुई, और कोई इश्यू नहीं थे, बिजनेस सही थे, सब सही था। लेकिन दोनों केस में ऐसा हो गया तो घर के लोग जो होते हैं वो डर गए कि भैया ऐसे क्या हो गया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि फर्नीचर हैवी होना चाहिए कि फर्नीचर लाइट होना चाहिए। ये सब चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जहां से भी आप फर्नीचर बाय करते हो, आपने कोई ऐसी वेबसाइट से बाय किया है जिसमें आपकी कॉस्ट बहुत सस्ती है लेकिन क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर रही है। तो फर्नीचर सिलेक्शन में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि कई बार हमें चीजें बहुत अच्छी लगती है, हम प्राइस टैग के हिसाब से चीजों को चूज करते हैं, लुक के हिसाब से चीजों को चूज करते हैं, बट हम कई बार क्वालिटी को भूल जाते हैं। फर्नीचर एक ऐसा विषय है जिसमें प्राइस और लुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वालिटी। अगर फर्नीचर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपके घर में गेस्ट बेडरूम में फर्नीचर लगा हुआ है और आपके गेस्ट को चोट लग सकती है, लिविंग रूम में है और आपके साथ कोई इंसिडेंट बन सकता है, कोई हादसा बन सकता है, तो सबसे पहले फर्नीचर के अंदर ये बात होती है कि उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, ब्रांडेड चीज होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वास्तु के अनुसार नॉर्थ ईस्ट दिशा को छोड़ के और किसी भी डायरेक्शन में आप टॉल एंड हैवी फर्नीचर को रख सकते हो। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर घर का जो भी एरिया वहां पे बना हुआ हो, बेडरूम पड़ता हो, फॉर्मल लिविंग, फॉर्मल डाइनिंग, मास्टर बेडरूम, किचन, नूक, बैकयार्ड का हिस्सा कोई भी पड़ता हो, नॉर्थ ईस्ट दिशा में टॉल एंड हैवी फर्नीचर को अवॉइड करना चाहिए, स्टोन फर्नीचर को अवॉइड करना चाहिए। वहां पे आप जैसे
मलेशियन साग बोलते हैं, सबको मालूम होगा, जिसका दूसरा नाम है टीक वुड। टीक वुड जो फर्नीचर आता है, आप मार्केट में खरीदोगे, सबको मालूम होता है कि टीक वुड के फर्नीचर की क्वालिटी ये होती है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी वाला होता है, बहुत ही हल्का फुल्का होता है। तो नॉर्थ ईस्ट दिशा में आपको लाइट वेट फर्नीचर का यूज करना चाहिए, लेकिन ब्रांडेड और अच्छी क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा हर दिशा के अंदर ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट, तमाम दिशाओं के अंदर आप टॉल एंड हैवी फर्नीचर अपने रूम के साइज और स्क्वायर फीट के हिसाब से पसंद कर सकते हो, और ब्रांडेड चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। जी, पल्लवी जी, अब शेप के बारे में हमें गाइड कीजिए। शेप ऑफ फर्नीचर किस तरह और क्या-क्या चीजें हैं जिस पर हमें खास ध्यान देना चाहिए? शेप वास्तु शास्त्र के अंदर हर चीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। वास्तु के हिसाब से शेप ऑफ द लॉट या कोई भी तरह के आकार से एनर्जी का एक एरिया क्रिएट होता है, एनर्जी एक रेडियस में क्रिएट होती है। जैसे हम ट्रायंगुलर शेप बोलते हैं तो उसको फायर एनर्जी का नाम दिया जाता है। अगर हम राउंड डोम शेप बोलते हैं तो उसको मेटल एनर्जी क्रिएट होती है, उसका सोर्स ऑफ एनर्जी माना जाता है। जब हम स्क्वायर या रेक्टेंगुलर के बारे में बात करते हैं तो उससे अर्थ एलिमेंट क्रिएट होता है, जिसको आप बोल सकते हो कि सकारात्मक एनर्जी का सोर्स माना जाता है। सो मैथमेटिकली एंड वास्तुशास्त्र के हिसाब से, साइंस के हिसाब से, शेप जो होता है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। जिस तरह का शेप होता है उस तरह की एनर्जी हमें वहां से मिलती है। वास्तु के हिसाब से फर्नीचर में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आइडियल फर्नीचर माना जाता है वुड का। जितना ज्यादा वुड का फर्नीचर अगर आप अपने घर में बनाते हो, कॉमन वास्तु टिप्स के हिसाब से किसी भी दिशा से आप बिलोंग करते हो, कोई भी डायरेक्शन के साथ जुड़ती हुई पर्सनालिटी और कॉम्बिनेशन उस घर में रहता हो, लेकिन उससे आपके हेल्थ इश्यू नहीं होते हैं। सो वी ऑलवेज प्रीफर कि आप ज्यादा से ज्यादा वुड का फर्नीचर लो। वुड विथ ग्लास आप ले सकते हो। वुड विथ मेटल हम किसी खास केस में कहते हैं, अगर हमें लगते हैं कि वहां पे रहने वाले लोग मेटल ग्रुप पर्सनालिटी के साथ बिलोंग करते हैं या उनकी दिशा वेस्ट है या नॉर्थ वेस्ट है, तो उस कंडीशन में मैं उनको मेटल के पिक्चर, पोस्टर, पेंटिंग, वहाँ पे फर्नीचर, सोफा, आसपास के छोटे से जो भी अलग अलग तरह के काउच, टेबल्स वगैरह होते हैं वो हम कंसोल टेबल वगैरह सिलेक्ट करते हैं। शेप हम तब सिलेक्ट करते हैं जब हमें लगता है कि आप किसी खास शेप का फर्नीचर पसंद करना चाहते हो। क्या नहीं होना चाहिए मैं आपको वो पहले बता देती हूँ, उसके बाद होना चाहिए, उसके बाद बहुत बड़ा लिस्ट है। तो वास्तु के हिसाब से जब कभी आप फर्नीचर चूज करते हो तो सेफ्टी को ध्यान में रखकर ही शायद रूल्स बने होंगे। कोई भी तरह के पॉइंटेड, शार्प, पॉइजन एरो बने हुए हो उस तरह का फर्नीचर नहीं लेना चाहिए। जैसे कई बार हम डाइनिंग टेबल लेते हैं, आजकल मार्केट में अलग अलग तरह के कंटेम्पररी बेड आते हैं, तो बेड के राइट लेफ्ट कॉर्नर में अलग अलग तरह के लाइंस बने हुए होते हैं। कई बार मेटल के बने हुए पाइप्स होते हैं और उसमें कुछ खास तरह के एरोस बनाए जाते हैं। डाइनिंग टेबल होता है तो उसके भी बिलो द डाइनिंग टेबल कुछ वहाँ पे कुछ खास तरह के डेकोरेशन होते हैं और उसके ऊपर ग्लास टॉप होता है, तो ग्लास टॉप में से क्लियर ग्लास टॉप जिससे आप नीचे से डेकोरेशन देख सको। तो किसी भी रूम का कहीं पे भी कोई भी जगह पे रेसिडेंशियल फर्नीचर सिलेक्ट करते हो तो आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी शार्प और पॉइंटेड हो या किसी भी वजह से उसमें एरो क्रिएट आता हो, एरो शायद आपकी ओर आता हो, राइट लेफ्ट कोई भी जगह पे आते हो, एरो फर्नीचर वाली चीजों को वास्तु पॉइजन एरो नाम देता है। पॉइजन एरो का मतलब होता है कि कहीं पे भी कोशिश करो कि कोई भी तरह का पॉइजन एरो पड़ता हो उस तरह का फर्नीचर नहीं लेना चाहिए। तो शार्प एंड पॉइंटेड चीजों को अवॉइड करना चाहिए, और खास करके एक साथ 2-3 मटेरियल जिसमें पॉपअप होते हो, जिसमें मेटल भी है, जिसमें वुड भी है, जिसमें स्टोन भी है, जिसमें ग्लास भी है। कई बार कुछ चीजें ऐसी आती है जिसके अंदर 3-4 मटेरियल होते हैं। किसी भी टेबल, किसी भी तरह के मटेरियल में 2% मेटल का होना स्वाभाविक होता है। जैसे उसके लैग हो गए, बिलो द फर्नीचर उसका बेस बन गया, तो 2% कोई भी चीज हो सकती है। लेकिन सारी चीज इक्वल मात्रा में 3 से 4 एलिमेंट, यानी वुड भी है, स्टोन भी है, ग्लास भी है, मेटल भी है, इस तरह के 3-4 एलिमेंट जिसमें मिक्स होते हो, उस तरह के फर्नीचर को हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। एंड शेप ऑफ द फर्नीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि जितना आप शार्प एंड पॉइंटेड चीजों को अवॉइड करते हो उतना ही हो सके तो आपको हेक्सागोन शेप में, पैगोडा शेप में, आपने पैगोडा शेप देखा होगा, पैगोडा शेप इस तरह से जाता है, इसमें आगे चल के 2 पॉइंट्स उसके ऊपर हो जाते हैं। तो पैगोडा शेप, शार्प एंड पॉइंटेड चीजें, ट्रायंगुलर शेप की चीजें, इस तरह के शेप के फर्नीचर को वास्तु मान्यता नहीं देता है। राउंड शेप में जा सकते हो, स्क्वायर में जा सकते हो, वोवेल शेप में जा सकते हो, एग शेप में जा सकते हो। इसके अलावा दूसरे किसी भी तरह के शेप को
तो उस तरह का फर्नीचर आप फॉयर एरिया में कौंसल टेबल में यूज कर सकते हो, लेकिन लिविंग रूम, फैमिली रूम, गेस्ट रूम, इस तरह के डेली यूज जिस कमरों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वहां पे इस तरह के फर्नीचर को अवॉइड करना चाहिए। दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से जानेंगे टिप ऑफ द वीक और फिर आज के विषय पर बातचीत जारी रहेगी। हम बहुत जल्द हाजिर। वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। आज हम पल्लवी जी से फर्नीचर एंड वास्तु विषय पर बातचीत कर रहे हैं। आइए इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन पहले उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। पल्लवी जी, टिप ऑफ द वीक क्या है? आज का सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम फर्नीचर के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे मैं कंसल्टेंट होने के नाते कहना चाहूंगी कि फर्नीचर किसी भी तरह के मटेरियल का आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो, लेकिन फॉर्मल लिविंग, फॉर्मल डाइनिंग एरिया के अंदर आपने जो भी फर्नीचर सिलेक्शन किया हो, कोशिश करनी चाहिए कि वो ट्रेडिशनल फर्नीचर ना हो, वो मॉडर्न और कंटेम्पररी होना चाहिए, क्योंकि वहां से आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइफस्टाइल लोगों को पता चलती है। फैमिली रूम आपका अपना हिस्सा है, आप उसको ट्रेडिशनल बनाइए, आप वहाँ पे कोई भी तरह का एंटीक लुक दीजिए, जिस तरह का आप बनाना चाहते हो बना सकते हो। तो घर में फर्नीचर सिलेक्शन से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हर कमरे में एक जैसा फर्नीचर सिलेक्ट नहीं करना चाहिए। कुछ एरिया में मॉडर्न और कंटेम्पररी होना चाहिए, जो वास्तु के हिसाब से फॉर्मल लिविंग और फॉर्मल डाइनिंग, उसके नाम ही वैसे हैं, तो वहाँ पे कंटेम्पररी का सिलेक्शन किया जाता है। फैमिली रूम, नूक एरिया, किचन, वहां पे आप अपने हिसाब से ट्रेडिशनल चीजों को लगा सकते हैं। मास्टर बेडरूम आप अपने हिसाब से ट्रेडिशनल बना सकते हैं, और गेस्ट रूम में जहां पे भी आप बेड वगैरह बाय करते हैं उसको भी हो सके तो मॉडर्न और कंटेम्पररी बनाना चाहिए। तो वास्तु की टिप्स यही है कि फर्नीचर सिलेक्शन में ये बात को ध्यान में रखना है कि एक जैसा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, दो कंप्लीटली एक दूसरे से विपरीत परिस्थिति में फर्नीचर सिलेक्शन करना चाहिए, कहीं मॉडर्न कंटेम्पररी और कहीं ट्रेडिशनल, या आप अपने अपने टेस्ट के अनुसार। पल्लवी जी, जहां आपने शेप और मटेरियल पर तवज्जो दिया फर्नीचर में, वहीं आजकल फर्नीचर में कुछ और तरह तरह की चीजें आने लगी हैं। मिसाल के तौर पर बहुत से फर्नीचर, फिर वो चाहे बेडरूम का फर्नीचर हो, लिविंग रूम का हो, उसमें मिरर का बहुत प्रयोग होने लगा है। इतना ही नहीं, कई तो फर्नीचर मैंने ऐसे भी देखे हैं कि भाई बेडरूम के अंदर खास तौर पे, जिनमें बेड की जो बैक होती है उसमें कुछ बुक शेल्फ्स का ऑप्शन रखा हुआ है कि भाई आप बुक्स रख सकते हो। बहुत सही सवाल है आपका। वास्तु के हिसाब से फर्नीचर में जब कभी आप मिरर सिलेक्शन करते हो, चाहे वो मिरर विथ बेड हो या फिर आपके घर का सेंटर टेबल हो और वहां पे मिरर लुक क्रिएट होता हो, आपके स्टडी एरिया हो और वहां पे मिरर इमेज हो, तो मैं कहना चाहूंगी कि जहां तक हो सके मिरर लुक वाला फर्नीचर नहीं खरीदना चाहिए, और अगर आप खरीदते हो तो आपको वास्तु की पूरी जानकारी होनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के हिसाब से मिरर फर्नीचर को वास्तु मान्यता नहीं देता है, क्योंकि उससे कई बार एनर्जी जो होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, यानी कि एनर्जी जो होती है वो कंप्लीटली विरुद्ध जा सकती है और उससे डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भी क्रिएट हो सकती है। घर में कई बार वास्तु दोष की वजह से एक्सीडेंट और अकस्मात के हादसे भी हो सकते हैं। तो ये तमाम चीजों में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आते हैं, तो इसको मैं यही कहना चाहूंगी कि जहां तक हो सके मिरर फर्नीचर को अवॉइड करना चाहिए। कोई भी रूम में आपने ऐसा फर्नीचर खरीदा है जिसमें स्टोरेज सिस्टम, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया कि बेड के पीछे काफी सारा स्टोरेज होता है, हम सोते हैं, पीछे बुक शेल्फ होती है ताकि आप बुक लेकर पढ़ सको, तो वास्तु के हिसाब से कोई भी तरह के फर्नीचर में किसी भी तरह का स्टोरेज नहीं होना चाहिए। और अगर आपने फर्नीचर खरीद लिया है और उसके बाद में आप प्रोग्राम सुन रहे हो, तो आपको फर्नीचर वापस भेजने की जरूरत नहीं है। आप उस स्टोरेज का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए, वहां पे कुछ मत रखिए, कोई भी डेकोरेशन की चीजें मत रखिए, वहां पे बुक्स मत रखिए। और इस तरह से कोशिश करनी चाहिए कि वो फर्नीचर जो होता है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो हमारी लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है उसी का उपयोग किया जाए, लेकिन वहां पे कोई भी तरह का स्टोरेज नहीं करना चाहिए। और तीसरा, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि अगर हम न्यूट्रल कलर के फर्नीचर लेते हैं तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम कलरफुल फर्नीचर में आते हैं तो यहाँ पे वास्तु का फर्नीचर के कलर्स के साथ बहुत गहरा संबंध है। कॉमन वास्तु की टिप्स में यही देना चाहूंगी कि आप किसी भी कमरे में अगर फर्नीचर बाय करते हो तो आप कोशिश कीजिए कि न्यूट्रल कलर का मतलब होता है क्रीम, आइवरी,
ब्राउन, बेज, लाइट बेज, डार्को कुछ भी हो सकता है, या फिर मोका एक्सप्रेसो, ये सब न्यूट्रल कलर में आता है। व्हाइट भी न्यूट्रल कलर में आता है और व्हाइट भी न्यूट्रल कलर में आता है। तो या तो आप अपने किसी भी कमरे में न्यूट्रल कलर में फर्नीचर बाय करते हो तो वहां पे आपको कोई भी वास्तु दोष फर्नीचर की वजह से नहीं होता है। लेकिन जब बात कलरफुल फर्नीचर की होती है और उसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, या कई बार आप कुछ खास तरह के ब्राइट कलर्स में जाते हो, रेड कलर का सोफा हो गया, ऑरेंज कलर का सोफा हो गया, ब्लू कलर का बेड हो गया, डार्क ग्रे कलर का या नेवी ब्लू कलर का बेड हो गया, तो वाटर एलिमेंट के कलर के फर्नीचर को वास्तु मान्यता नहीं देता है। उससे कई बार अगर बात बेडरूम की होती है तो वाटर कलर से हमेशा डिप्रेशन क्रिएट होता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ता है और वहां पे आदमी की रेस्टलेस स्लीप हो जाती है। तो कभी भी किसी भी बेडरूम में, गेस्ट रूम, मास्टर, बच्चों के कमरे में कभी भी ब्लू, नेवी ब्लू, ग्रे कलर के फर्नीचर को अवॉइड करना चाहिए। उसके बिहाफ में आप न्यूट्रल फर्नीचर को बाय कर सकते हो। लिविंग रूम के बारे में बात होती है या दूसरे घर के अन्य किसी रूम के बारे में होती है तो वहां पे ब्लैक, ब्लू एंड नेवी ब्लू कलर के फर्नीचर को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको अपनी दिशाएं मालूम है या 2% आप वहां पे ब्लैक कलर का इस्तेमाल करना चाहते हो तो कर सकते हो। अदरवाइज कॉमन वास्तु के हिसाब से ब्लू, ब्लैक एंड नेवी ब्लू कलर के फर्नीचर को, ग्रे कलर के फर्नीचर को वास्तु मान्यता नहीं देता है, उससे कई बार वास्तु दोष खड़ा हो जाता है, तो ऐसे कलर्स को अवॉइड करना चाहिए। पल्लवी जी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, तो आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। और पल्लवी जी से सीधा संपर्क करने का सरल आसान तरीका है pallavichellawada.com। अगले अंक तक के लिए पल्लवी जी आइए दर्शकों से मिलकर के आज्ञा लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।